नमस्कार। गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, 242 में से 241 की मौत हुई, एक आदमी बच गया और उसके बाद से ही तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया के हवाले से वायरल हैं। इन कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि पहले से ही संकेत दे दिए गए थे इस तरह के अटैक के। आज उस एक ट्वीट पर भी चर्चा करेंगे जिस महिला का ट्वीट वायरल हो रहा है। इसके अलावा जब एयर इंडिया के विमानों में पहले से खामियां पाई जा रही थी, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, 15 दिन का वक्त दिया गया था, तो इस बीच इनको रोका क्यों नहीं गया? ये कैसे अपनी उड़ानें नॉर्मल तरीके से भर रहे थे? इसके अलावा ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं मिड डे का, आप देख सकते हैं जिस तरीके से रियल इमेज आई है ये कि एक बिल्डिंग में प्लेन का आधा हिस्सा धंसा हुआ है, ठीक इसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट मिड डे में छपा था। ये महज इत्तेफाक है? और इसी के साथ एक सवाल और, 36 सेकंड का पूरा टाइम बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, उड़ान भरनी शुरू हुई और उसके बाद अचानक से आग पकड़ी और फिर देखते ही देखते ब्लास्ट हो गया। 36 सेकंड में एक आदमी जो 11A में बैठा हुआ था अपनी सीट से बाहर आता है, गेट के पास आकर कूद जाता है। क्या ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? यकीन मानिए इस प्लेन क्रैश से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। कोशिश करेंगे आज इन जवाबों को लेने की। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, सबसे पहले शुरुआत उसी एक शख्स से। इसे चमत्कार कहा जा रहा है कि 242 में से 241 लोग मारे गए, एक आदमी जिंदा बचा, लेकिन 36 सेकंड का वो पूरा घटनाक्रम रहा, उसमें अपनी सीट से निकलकर गेट तक आना, कूदना, जैसा आप और मैं ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 36 सेकंड का भी वक्त नहीं था, क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ कर रही थी तो जब तक रनवे पे दौड़ रही है तब तक तो किसी को अंदाजा नहीं हुआ होगा कि क्या होने वाला है। जब ऊपर आई तो पायलट ने 3 बार मेडे मेडे कह के और थ्रस्ट नहीं मिल रहा, उसके बाद झटका लगा होगा, तो मुश्किल से उसमें से आपको 12-15 सेकंड का वक्त मिला होगा किसी भी पैसेंजर को इस बात का एहसास के लिए कि कुछ खतरा है। और उस 12-15 सेकंड में 11A सीट से उठना और फिर जाना और इमरजेंसी गेट खोलना। आमतौर पे टेक ऑफ के वक्त इमरजेंसी गेट के आसपास एयर होस्टेस वगैरह होती है, तो एयर होस्टेस वगैरह कोई नहीं कूदी और ये पैसेंजर गया, खोला और उसने जंप मार दिया। मैं कल से सोच सोच के पागल हो रहा हूं कि क्या ये पहले से प्री डिटरमिन्ड था कि मुझे जंप मारना है, क्योंकि दिमाग में भी तो आना चाहिए ना वो चीज। जनरली आदमी क्या करता है, पैराशूट वगैरह खोजता है इसे जंप वंप करने के पहले, मतलब कि एक नॉर्मल साइकोलॉजी में बता रहा हूं। उसी में संभलते संभलते जो पायलट नहीं संभल सके, एयर होस्टेस नहीं संभल सकी, जो वेल ट्रेन्ड है ऐसे सिचुएशन के लिए, वो 11A से जाता है, खोलता है, जंप कर जाता है। यह आश्चर्य है। और इस सवाल का जवाब वही व्यक्ति दे सकता है कि इसके आगे पीछे भी तो लोग होंगे। अरे खींच के एक साथ में किसी और के साथ भी कूद सकता था, या हो सकता है कि एयर होस्टेस उसको मना की होगी या फिर उसने कुछ मदद की होगी, कोई कुछ तो हुआ होगा। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, मुझे नहीं आता इमरजेंसी गेट खोलना, या इतने बार आपने प्लेन पे सफर की होगी तो इमरजेंसी और खोलने के लिए भी तो चाहिए कि भाई मुझे आता हो। ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर का दरवाजा है कि खोला और जंप कर गए। तो मुझे यह थोड़ा सा हैरान करने वाला लगा। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस जंप के पीछे की कहीं कोई कहानी तो नहीं, मतलब आई डोंट नो, मैं उससे आगे बोलना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैंने शुरुआत में यही कहा पंकज जी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा हो सकता है। नहीं, अपना देश जो है ना थोड़ा सा इमोशनल देश है। जाको राके साइया मार सके ना कोई वगैरह शायरी आना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग की भी जरूरत है। एक क्रिटिकल रीजनिंग हो सकता है कि गालियां मिलेगी, हो सकता है कि मैं गलत हूं और मैं चाहूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन सवाल तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन करना ही बंद कर दें। ठीक उसी तरीके से जैसे ये तस्वीर, और कल ये पूरा हादसा हुआ और कल ही मिड डे में एक ये वाला ऐड देखिए, एयर इंडिया का जो विमान है आधा ही इसी तरीके से बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। ये कैसा इत्तेफाक हो सकता है? ये भी मैं भी वही सोच रहा था कि मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि सोशल मीडिया में ऐसे ही लोग मजाक वगैरह करते रहते हैं। कल मैं जाके ई पेपर देख रहा था मिड डे का, एग्जैक्टली कल सुबह में ये ऐड है
और सेम एंगल से एक विमान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर हादसे के बाद सेम उसी तरह की तस्वीर है। मुझे लगा खिड़कियां भी बनाने वाले हैं। मैं तो जस्ट अभी देखा है, खिड़कियां भी वैसी हैं। और वही मैं सोच रहा हूं कि ऐड बनाने वाले के दिमाग में या तो भगवान ने कुछ डाला होगा। होता है, किसी किसी को एहसास हो जाता है। ये तो ठीक उसी तरीके से जैसे सिम्पसन्स की कहानियां। बिल्कुल, मतलब कि अब बहुत सारी फिल्मों में देखी होगी कि मुझे पहले से किसी घटना का किसी लड़का या लड़की को एहसास हो जाता है तो उसमें देवी कृपा होती है तो वगैरह। मुझे लगा कि यह भी एक तरह से समझिए कि इत्तेफाक है, और इत्तेफाक है क्या है, किसने डिजाइन किया। देखिए, हमें क्रिटिकली सोचना ही चाहिए, एक पत्रकार के रूप में क्वेश्चंस रेज करने ही चाहिए। मैं सारे मेरे क्वेश्चन सर गलत होते हैं, फिर भी ये कम से कम ये पूछना तो चाहिए कि उसी दिन सुबह का विज्ञापन ऐसा, और 1:30 बजे से 2 बजे फिर 1:40 में हुआ है, उसके बाद ये सीन ऐसा। मैं सोच रहा था, और इसलिए मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है ये। ठीक है, तीसरा सवाल मेरा ये है पंकज जी कि एयर इंडिया के विमानों पर बहुत वक्त से सवाल उठ रहे थे। शो कॉज नोटिस भी इनको जारी किया गया था शायद 2 या 3 जून को, और 15 दिन का वक्त दिया गया था। कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी ऐसे विमानों को ना चलाया जाए? नहीं, अमेरिका से लेकर भारत तक ये बोइंग विमानों को लेकर कई तरह के सवाल थे। अमेरिका में तो बकायदा इस पे केस चला, और ये जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं विस्ल ब्लोअर अर्जेस टू ग्राउंड, ये 2020 की आसपास की खबर, ये भारत की खबर है। जितने विस्ल ब्लोअर्स थे और जितने टेक्निकल जानकार हैं अलग अलग देशों में, कई देशों में इन्होंने सवाल उठाए हैं इस बोइंग को लेकर, और कई फॉल्टी इसमें इंजीनियरिंग की बात की है। आरोप यहां तक लगे हैं अमेरिकन कोर्ट में कि ये अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं और उसको आके ज्वाइन करते हैं, तो जहां पे ज्वाइंट रहता है वहां पे ये लूज कनेक्शंस होते हैं, वहां पे हादसे हो सकते हैं, और बकायदा वहां के कोर्ट में ये केस चला। इन सारे फॉल्टी इंजीनियरिंग के बावजूद, बार बार केस के बावजूद, विसिल ब्लोअर्स के ताकीद करने के बावजूद, ये बोइंग जो है बार बार अमेरिका बेचता है, और फिर ये चल भी रहे हैं। और एयर इंडिया के बोइंग विमानों को लेकर तो और भी सवाल हैं। यहां मेंटेनेंस को लेकर सवाल हैं, यहां उनके रख रखाव को लेकर सवाल है। नहीं मेंटेन कर पा रहे थे तो फिर प्राइवेट को बेचा, टाटा ग्रुप को दिया। टाटा ग्रुप के एक्वायर करने के बाद क्या स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी, या जैसी थी वैसी ही चल रही थी। लोगों ने यह सोचा था कि फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी, सेफ्टी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी जो शिकायतें मैं देख रहा था एयर इंडिया विमानों को लेकर पिछले 1 महीने की, उसमें कोई सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे थे। और एक तरह से पैसेंजर्स मजबूर हैं कि हम तो यही देंगे, तुम्हें ट्रेवल करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आप किसी भी दूसरे देश के जो विमान हैं उनकी फैसिलिटीज देख लीजिए, उनके सेफ्टी नॉर्म्स देख लीजिए। भारत में ऐसा लगता है कि हमारे यहां आम लोगों के जान की कीमत नहीं है, चलता है, मर गए तो 1 अरब 40 करोड़ है तो उसमें 10-20 मर भी गए तो कोई बात। इस तरह की मेंटलिटी के साथ ये कर रहे हैं। हम एक जान कीमती होती है अपने नागरिकों की, लेकिन हमारे यहां बोले ना कैजुअल अप्रोच है, नहीं तो इतना केस है, इतना शिकायतें हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। और इसलिए मैं बार बार वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि कब क्या किसने शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद नहीं। इसका मतलब लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। क्या उन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए कि उनकी लापरवाही के कारण 250 से ज्यादा लोग मारे गए? बिल्कुल, ये मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं। और ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होंगे, पूछना वाजिब है। और आप तो कह भी रहे हैं कि बहुत सवालों के जवाब हो सकता है गलत ही हो, मतलब आपको भले क्रिटिसाइज किया जाए लेकिन एटलीस्ट वो चीज हो जो दुनिया मानकर चल रही है, उससे इतर कुछ ना निकले। अच्छा, इसके अलावा मेडे जो पायलट की तरफ से कहा गया, थोड़ा सा मैं वो भी समझने की कोशिश करूंगी, वो क्या होता है, वो कॉल कब दिया जाता है, वो थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। ये जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, या तो प्लेन क्रैश होने वाला हो, या हाईजैक हो गया हो, या उसमें बहुत बड़ी खराबी आ गई हो, तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए या जान बचाने के लिए ये 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है। मे डेयर मतलब कि जान बचाओ, वो रक्षा की गुहार है, तो उसको 3 बार बोलना होता है। और 3 बार इसलिए ताकि स्पष्ट सुनाई दे कि ऐसा नहीं कि कोई पैसेंजर में से इस शब्द का किसने उच्चारण कर लिया, कहीं से कैच कर लिया, वैसा नहीं। तो जब पायलट 3 बार बोलता है तो नीचे एटीसी अलर्ट हो जाता है और तुरंत इमरजेंसी हेल्प होता है। और यहां भी जो पायलट थे, सुमित सबरवाल उनका नाम था, उन्होंने 3 बार ये कहा मेडे मेडे मेडे, और फिर उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा, मतलब मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा। और अचानक फिर आप देख भी रहे होंगे जिस तरह से
वीडियो बना है। और मुझे तो ये नहीं पता कि स्टेडी हाथों से इतना प्रोफेशनल वीडियो कौन बना रहा था उस विमान का, कि उड़ रहा है वो विमान, बिल्कुल जा रहा है और गिरते हुए दिखा जब तक धमाका नहीं हुआ। मुझे तो जिसने ये वीडियो बनाया है उसको भी एक बार बुला के पूछना चाहिए कि क्या कारण है। या तुम आसमान में उस टाइम क्या बना रहे थे, क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ, नहीं, इसी को रिकॉर्ड कर रहा था, विमान को रिकॉर्ड कर रहा था। देखिए सीसीटीवी में आ जाए या एयरपोर्ट के किसी कैमरे में अगर इस तरह की सुविधा हो तो मैं नहीं, लेकिन ये कोई प्राइवेट पर्सन बना रहा है और वो बिल्कुल स्टूडियो रखे हुए है, उसी विमान को वो कवर कर रहा है और वो उड़ रहा है। विमान गिरा, जब धमाका होता है तब भी उसका हाथ हिलता नहीं। आमतौर पे हमारा क्या होता है कि अचानक कुछ होगा ना, जब गिरने वाला रहेगा तो एक एक्साइटमेंट है या फिर चिल्लाएंगे कि देखो विमान नीचे गिर रहा होगा। हाँ, लेकिन वो एकदम बिल्कुल स्टडी है। अच्छा, तो ये भी मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता था पहले से, इस वजह से बनाया जा रहा है। मतलब कि कई तरह के सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, मैं सिर्फ उसको शेयर कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल पंकज जी, सीआईए को लेकर आपने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा भी है उसको, हमारे दर्शकों ने। उसी में आगे एक कड़ी जोड़ते हुए टर्की का इसमें क्या एंगल सामने आ रहा है? इसके अलावा ये जो सारा एडम्स है, इसने 9 जून को ट्वीट किया था, और क्या हैकिंग, साइबर हैकिंग की जा सकती है? ये 3-4 सवाल है, इसको मर्ज कर आप जवाब दीजिए क्योंकि फिर मुझे वीडियो खत्म करना है। देखिए नहीं, सबसे पहले टर्की की जो कंपनी थी, और कहा जाता है कि एर्दोगान की बेटी की कोई कंपनी है जो कि भारत में एयरपोर्ट का सारा मेंटेनेंस देख रही थी। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस कंपनी से वो काम ले लिया गया, उसको यहां से भगा दिया गया क्योंकि उसने पाकिस्तान का साथ दिया था टर्की ने। जाहिर तौर पे इतने बड़ा बिजनेस जब किसी के हाथ से छीनेगा तो कुछ तो उसके दिमाग में आएगा। दूसरा, मैं पॉइंट से बता रहा हूं, आप कड़ियां जोड़िए। दूसरा ये कि सारा एडम्स नाम की एक महिला है, उसने 9 तारीख को, मतलब ये 3 दिन पहले, इस हादसे से 3 दिन पहले बाकायदा ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि अफगानिस्तान में एक बैठक हुई है जिसमें अल कायदा के लोग भी शामिल थे, और उसमें इंडिया में कोई विमान हादसा करने की बात है उसमें। और उसने यू गेट द बिगेस्ट अटैक ऑन इंडिया विल एवर सी इन इट्स सॉइल, और अफगानिस्तान में हो रहा है गुड लक डैट और फक योरसेल्फ, इस तरह करके इसने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। क्या टर्की के कंपनी से काम लेना, सारा एडम्स का ट्वीट, अल कायदा का लिंक, और सारा एडम्स कोई मामूली महिला नहीं है, ये साउथ एशिया में सीआईए का काम देख चुकी है। और इसी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अज्ञात बंदूकधारी और कुछ नहीं है बल्कि इंडियन रॉ जो है वो अफगानिस्तानी हथियारों को पैसे देता है पाकिस्तान में मारने के लिए। इनका खुलासा था ये। और वही ये खुलासा करे कि बिगेस्ट अटैक और इंडियन सॉइल होगा। 9 तारीख को कह रही है कि इतना बड़ा होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो टर्की की कंपनी, अफगानिस्तान, अल कायदा और सारा एडम्स, और इन सब से ज्वाइन करते हैं इनको, आईएसआई को, क्योंकि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान बेस तबाह हुआ और उसके बाद यह कहा गया कि वहां पे अमेरिकन एसेट्स थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीआईए को इस वाकये की जानकारी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईएसआई के लोग इसमें इन्वॉल्व हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा एडम्स सही कह रही हैं कि अफगानिस्तान में कोई बैठक हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्की का लिंक हो क्योंकि उनकी कंपनी देख रही थी उससे ले लिया गया। मैं टर्की कंपनी बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उनको सारा सिस्टम की जानकारी है, वो यहां काम कर रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सिस्टम की पूरी जानकारी थी, कौन कैसे काम करता है, और उनके हैकर्स बहुत स्ट्रांग है। मैं और एक आखिरी बात बताता हूं, मई 9, 2019 जर्मनी का एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, द वायर वहां की एक है, उसमें यह पूरा छपा है। उसने यह कहा है कि बोइंग जो होता है ना, वो टेक ऑफ के वक्त उसके सारे सिस्टम्स ऑन रहते हैं, उस वक्त हैकिंग करना बिल्कुल आसान है, और कोई चाहे तो हैकिंग करके इंजन फेल कर सकता है। यह छपी है 2019 में यह लेख, और यहां पे क्या आ रहा है कि दोनों इंजन फेल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साइबर हैकिंग के माध्यम से कुछ वो थ्रस्ट को किस तरह डिसमेंटल किया गया या इंजन को बंद किया गया, जांच करने में क्या हर्ज है या सवाल उठाने में क्या हर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 250 मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 250 लोगों की जान पर बनकर आई है, और वो सिर्फ 250 लोग नहीं, 250 परिवार हैं, तो सवाल उठाना क्यों नहीं जायज है? और हम हर चीज को फेस वैल्यू पे क्यों लेते हैं? हादसा हो गया तो कैसे हादसा, ईंधन था तो टेम्परेचर बढ़ गया, अरे ये सब तो हर कोई जानता है। उसके बाद क्या हम क्या शोक मनाएं? हम सिर्फ शोक मनाने के लिए बैठे हुए हैं, या परिवारों के विजुअल्स दिखाएं कि फलाने की बीबी रो रही है, फलाने की बेटी रो रही है, बेचारे की नई शादी हुई, तो इस दिखाने के लिए आना है? या हम क्रिटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं एज ए मीडिया पर्सन।
और क्यों न इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। ठीक है पंकज जी, किसी न किसी को तो बताना होगा ना कि हादसा हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस सवाल को छोड़ के फलाना देखिए रो रहा है, फलाना का परिवार था, फलाना आज ये आए मिलने, तो ये प्रधानमंत्री आए, तो राष्ट्रपति आए, तो अरे ठीक है, ये तो कवरेज है, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद का क्या। बिल्कुल ठीक है, हमें क्रिटिकली सोचने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक तो किसी के पास नहीं है, ये जवाब मिलने बाकी हैं, सवाल उठाए हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पंकज जी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन सवालों को उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।